Good evening, all of you. Good evening, sir. अपनी गुड क्लास में इवनिंग। टोटल 29। गुड इवनिंग बेटा। अपने क्लास में टोटल 29 स्टूडेंट्स हैं अब तक, और 13 देखिए अभी 13 ही आ रहे हैं, लापरवाह भी हैं। इस बात इनको चिंता नहीं है। अभी 25 इनरोल्ड हैं, अभी 24 स्टूडेंट और रेस्ट हैं इनरोल्ड। चलिए शुरू करते हैं, जो भी 13 स्टूडेंट्स हैं। बेटा कल हम लोगों ने खास बातें कुछ सीखी थी कि व्हाट इज साइंस। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फिजिक्स। और आज हमने सबसे अहम बात करनी है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये थोड़ा सा आज का जो पूरा चैप्टर है, आज के बाद जो चलेगा, एक मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन थोड़ा सा बोरिंग सा होगा बेटा लेक्चर। ये बोरिंग सा जरूर है, लेकिन जितना बोरिंग है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली हमें पूरी फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा कि आखिर फिजिक्स का स्कोप क्या है, हम पढ़कर क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमारे पास जानकारी आएगी। तो आइए जरा शुरू करते हैं। बेसिकली देयर आर 2 डोमेन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में अगर देखा जाए गहराई से तो मुख्यतः 2 डोमेन होते हैं। द फर्स्ट डोमेन इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन एंड अनदर इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। हमें इन्हीं दोनों डोमेनों के बारे में चर्चा करनी है। और पूरी की पूरी फिजिक्स जो कि बहुत ब्रॉड है, और हम किसी एक भी फील्ड को प्रॉपर टच नहीं कर सकते, इतनी ब्रॉड है, जन्म के जन्म लग जाएंगे लेकिन फिर भी सब्जेक्ट एनालिसिस पूरी नहीं हो सकती। उसमें भी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम इसे तोड़ते हैं। और 11th और 12th क्लास स्टैंडर्ड को मिलाकर हमने मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो आइए जरा सबसे पहले शुरू करते हैं। नंबर 1, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये कौन सी फिजिक्स है? बेसिकली वो फिजिक्स जो 1900 सेंचुरी से पहले की डेवलप की गई है। 1900 से पहले की जितनी भी फिजिक्स है वो काफ़ी पुरानी फिजिक्स है, लेकिन बेस वहीं से है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, अगर घर की नींव मजबूत है तो फिर घर अच्छा ही बनता है। उसी प्रकार से अगर हमारा बेसिक मजबूत है तो जाहिर सी बात हम आगे बहुत ग्रोथ करते हैं। इन 1900 सेंचुरी जो भी हमारी फिजिक्स है उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और इसी फिजिक्स पर कुछ खास चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, और खास करके 11वीं में मोस्टली यही चलेगी। माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज। माइक्रोस्कोपिक में हम उस फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी साइज फाइनाइट होगी, यानी कि उनकी निश्चित साइज होगी, हम उसे प्रॉपर वे में मेजर कर सकते हैं। दिस मेकअप क्लासिकल फिजिक्स। It was developed up to the year 1900। क्लासिकल फिजिक्स में कई पार्ट हैं बेटे, आपकी शुरुआत ही यहीं से होगी, मैकेनिक्स से। The first one physics is your, which is the part of microscopic domain, that is our mechanics. Next one is our thermodynamics. Next one electrodynamics. Next one optics। तो अगर हम बेटा इसकी बात करते हैं तो आप जरा गौर से देखिए, जो शुरू की 2 फिजिक्स हैं, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपकी +1 चलेगी, और लास्ट की जो 2 हैं और कुछ एक्स्ट्रा मिला के
वो आपकी +2 चलेगी। 11वीं और 12वीं यानी कि 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। अगर आपको आगे बढ़ना है तो दोनों फिजिक्स की बराबर की भूमिका है। ऐसा नहीं है कि +1 कम है +2 ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो +1 को केवल पास आउट टाइप का पढ़ते हैं और +2 में मेहनत करके स्कोर कर लेते हैं, वही सर्टिफिकेट में आ जाता है, बड़े खुश रहते हैं, जबकि ऐसा अच्छा नहीं है। हमें दोनों पर ही इक्वली फोकस करना है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। इसलिए 11th स्टैंडर्ड की क्लासेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 12th स्टैंडर्ड की। लेकिन लोगों का सोच है, अपनी अपनी सोच है, कोई कैसे पढ़ता है कोई कैसे पढ़ता है। आइए आगे चलते हैं। अब आखिर मैकेनिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स अर्थात मशीन से संबंधित बात होगी और इसकी हिंदी होती है यांत्रिकी, यंत्र, मशीन। बेसिकली मशीन मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो मैकेनिक्स होती है वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के जनरल सिस्टम से रिलेट करेगा। जैसे जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, पार्टिकल का अर्थ हो गया छोटे छोटे कण, रिजिड बॉडी थोड़ा सा दृढ़ वस्तुएं हो, डिफॉर्मेबल बॉडीज वो बॉडी जो डिफॉर्म हो सकती हो। जैसे अगर आप एक बैलून ले लो, बैलून को दबा दो तो बैलून आपका अपनी शेप और साइज चेंज कर देता है, यानी वो डिफॉर्म हो जाता है। और अगर बैलून से प्रेशर आप हटा लीजिए तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को पुनः रीगेन कर लेता है। ये ऐसी बॉडीज को हम डिफॉर्मल बॉडीज बोलते हैं बेटे। एंड प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट को हम प्रक्षेपित करते हैं, प्रोपल करते हैं, दैट इज रॉकेट। एंड प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स एंड साउंड वेव एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जैसे वाटर है और पानी में हम एक पत्थर सा फेंक देते हैं तो वाटर पर वेव क्रिएट हो जाती है, वेव मूव करती है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में चलती हैं। स्नेहा का फोन क्यों आ रहा है, क्लास में बाद में बात करते हैं। डील्स इस प्रकार से मैकेनिक्स इससे डील करेगी, हमें ध्यान रखना है। मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज, propulsion of rocket and propagation of water and sound wave etc. हाँ, आइए आगे चलते हैं। सेकेंडली है हमारा बेटा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा गैसियस सिस्टम से डील करता है। इसकी हिंदी होती है ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन वो ऊष्मा थोड़ा सा मोशन में रहेगी, वर्कआउट करेगी। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम। फॉर एग्जांपल इस टर्म में अगर हम बात करेंगे, द चेंज इन टेम्परेचर, change in internal energy, change in entropy of the system, mode of transfer of heat, efficiency of heat engines and refrigerators। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बेसिकली गैसियस सिस्टम से बेटा डील करेगा और वो डीलिंग होगी चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में, उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एंट्रोपी के फॉर्म में, उस सिस्टम के मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में सीखा था कि देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रिमेंबर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीनों मोड हमने छोटी छोटी क्लासेस में भी सीखा है। इवन शायद 6th स्टैंडर्ड में भी है और 9th में तो है ही है। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। रेफ्रिजरेटर के बारे में सारी डिटेल एनालिसिस और हीट इंजन के बारे में सारी डिटेल एनालिसिस आपके यहाँ है यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स। जब आप पढ़ेंगे
तो हम लोग सब उसी में इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सोचिए, आपको 11th स्टैंडर्ड के बारे में भी हीट इंजन के बारे में जानकारी हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर का क्या फंक्शन है, आप उसके बारे में भी जान जाएंगे। सबके घरों में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जिसे बोलते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट वन इज अवर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना गिवन बाय कूलम्ब्स, ओरेस्टेड, एम्पियर एंड फैराडे। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो किससे डील करेगी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, और इसको किसने दिया था? बेसिकली कूलम्ब्स, ओरेस्टेड, एम्पियर्स एंड फैराडे। The generation of electric power and propagation of electromagnetic waves. These are concepts are belonging to plus 2 physics from unit number 1 to unit number 5. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपकी 12वीं क्लास में चलेगी, जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक होगी, यानी कि सीधे 5 यूनिट। टोटल 10 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट तो आपकी यही हो जाएंगी। एंड ऑप्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस फेनोमेना कनेक्टेड विद द लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा। ऑप्टिक्स के बारे में कुछ खास चीजें हमने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखी हैं, लेकिन इसकी डिटेल एनालिसिस, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें हमारी जो है प्लस 2 में चलेंगी, और ये होगा हमारा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है, सबसे बड़ी यूनिट है। दिस इज ऑल अबाउट योर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। हमने थोड़ा थोड़ा जाना कि हमारा जो फिजिक्स का पहला पार्ट है, जो कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन होता है, उसमें कौन कौन सी फिजिक्स आती हैं हमने सीखा। 1900 से पहले जितनी भी फिजिक्स थी, दे आर फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी कि आफ्टर 1900 सेंचुरी, 1900 शताब्दी के बाद की जो फिजिक्स है डेवलप हुई है, दैट इज फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक। आप ऐसे भी देख सकते हैं, माइक्रो का जो ऑर्डर जाता है बेटे, वो 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का होता है, जबकि मैक्रो का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻+6 के ऑर्डर का होता है, यानी कि काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या आ गया? माइक्रोस्कोपिक डोमेन बेसिकली इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बहुत सारे और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी होगी। दिस मेकअप मॉडर्न फिजिक्स। इट वाज डेवलप्ड आफ्टर ईयर 1900। 1900 के बाद जो भी फिजिक्स डेवलप हुई है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से रिलेट करेगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में। एटम के, अगर मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल बहुत फाइन होता है। एटम की बात करें, एटम बहुत ही फाइन होता है। न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉन्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ये ऐसे हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनसे किसी भी चीज को अगर नेक्ड आई से देखा जाए तो वी कांट सी, हम उसे देख नहीं सकते। इस कारण से हम इसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन में रखते हैं। लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें, रिसेंटली द डोमेन intermediate between macroscopic and microscopic involves the study of few tens and hundred atoms or molecules. It is called mesoscopic physics. जैसे कि कोई भी चीज होती है, एक कंडक्टर होता है, अगर हम कंडक्टर को समझ लें, एक इंसुलेटर होता है, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को लेते हुए भी कुछ पदार्थ होते हैं जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स में अगर हम इसी चीज को, उस चीज को इसके फॉर्म में समझने का प्रयास करें, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन और मैक्रोस्कोपिक डोमेन में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, कुछ की प्रॉपर्टीज मैक्रो में भी पाई जाती है, माइक्रो में भी पाई जाती है, दोनों की प्रॉपर्टी को रिलेट करता है। इस कारण से हम इसे मेसोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग।
18 students. स्नेहा का फोन आया था, स्नेहा जुड़ गई क्या? स्नेहा क्या क्लास में ऐड है बेटे? स्नेहा राहुल, करुण, अंजलि, राजीव, दिनेश, अंकित, पायल, आदित्य, भावना दीदी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ खास बातें और देखते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मेनी वेज। फिजिक्स को पढ़ने पर हमें बहुत सारी एक्साइटमेंट मिलती है और देखने को चीजें मिलती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आता है, फिजिक्स पढ़ने से हमें क्या क्या चीजों के बारे में बहुत गहराई से नॉलेज होगा। द वन इज अ फ्यू बेसिक कंसेप्ट एंड लॉज कैन एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना। फिजिक्स के पढ़ने पर बहुत सारी फिजिकल फेनोमेना है, हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, बादल जो है सफेद क्यों होते हैं, रेड सिग्नल टेकन एज रेड वाई, जो डेंजर सिग्नल होता है, खतरनाक सिग्नल होता है, उसे हम लाल रंग से ही क्यों दिखाते हैं। ठीक है। और इस हमारे ब्रह्मांड में या हमारे यूनिवर्स में की अगर हम बात करते हैं, हम तो अपने पर्टिकुलर सोलर सिस्टम की ही बात करें, तो सोलर सिस्टम में हाउ में कितने प्लेनेट्स, हाउ मेनी प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, how many galaxies in the universe, what is the size of universe, what is the size of our solar system, how many focus in our solar system। मतलब बहुत सारे इम्पोर्टेंट लॉज हैं जो कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनाज हैं। दूसरा, फिजिक्स को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक सीक्रेट ऑफ नेचर। हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं जो कि केवल हम सोच सकते थे, और जिससे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं प्रकृति के, जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्लैक होल, सीक्रेट ऑफ नेचर स्टडी चल रही है, और बहुत सारे सीक्रेट है नेचर्स के जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे अर्थ के बारे में ही अगर हम बात करें तो अर्थ के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई कि अर्थ के अंदर क्या है, कोर है, मेंटल है, अर्थ क्रस्ट है। कोर का क्या लेवल है, मेंटल का क्या रोल है, अर्थ क्रस्ट का क्या रोल है, कितना पोर्शन वाटर है, कितना पोर्शन लैंड है। तो बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स हैं नेचर्स की जो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, इमेजिनेटिव एक्सपेरिमेंट्स करके हम इसे अनलॉक कर सकते हैं। थिंक, सोचिए, अगर हम आपसे आज के 100-200 साल पहले कहते, या बहुत पहले कहते कि ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे जो कि लोहे का बना हुआ होगा, पक्षी टाइप का होगा, और उसके अंदर 100-200 आदमी बैठ जाएंगे और वो साफ समंदर पार करेगा, जिसे हम प्लेन कहते हैं। आज की डेट में कोई विश्वास नहीं करता, वो कहता ये संसार का सबसे पागल नंबर 1 है, पहला पागल पैदा हो गया, सभी यही कहते। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेन है उड़ता है, 100-200 क्या उससे भी ज्यादा मेंबर्स उसमें सेटिंग ले सकते हैं। बहुत सारे फाइटर प्लेन, जेट प्लेन, आज देखो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी को छोड़ो, अगर हम कुछ दिन पहले यही कहते हैं भैया हम एक मोबाइल से एक ऐसा सिस्टम होगा मोबाइल रूपी, जिससे हम वीडियो कॉल कर सकेंगे या क्लास रन कर सकेगी, तो सब कहते भाई ये तो गया, ये गॉन मैड, ये तो गया। बट आज ये सारी चीजें पॉसिबल हैं कि नहीं पॉसिबल हैं? यही सारी चीजें हैं जो हम फिजिक्स का ही पार्ट है। मोबाइल इज आल्सो पार्ट ऑफ द फिजिक्स, बेसिकली फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है लेकिन है तो हमारा ही। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट्स 1000 किलोमीटर अवे ऑन टेलीविजन। आप टेलीविजन से हजारों किलोमीटर दूर लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं। क्रिकेट एग्जांपल है इसका, बेस्ट एग्जांपल है। अब
तो न्यूज़ भी आपकी लाइव आती है, आप देखिए सारी न्यूज़ मोस्टली लाइव ही चलती हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट आप देख रहे होते हैं, वहाँ उसने 6 लगाया, बाउंड्री लगाई और यहाँ हमें टेलीविज़न पे एट वंस वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं। तो क्या ये पॉसिबल था? है? लोग क्या सोचते था में? अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? आज है, हाँ है, पॉसिबल है। ये 4th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं। एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, फैक्स, पेजर, सेलुलर फोन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में सीख सकते थे, लेकिन आज ये चीज़ें काफ़ी ओल्ड हो गई हैं बेटे। अब तो आपका मोबाइल ऐसा आया हुआ है कि आईएसटीडी, आईएसडी, फैक्स, पेजर, ये तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लग रहा है सब है क्या। शायद आपको ध्यान होगा, आप छोटे रहे होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे एसटीडी बूथ होते थे, उसमें लिखा रहता था एसटीडी। एसटीडी बूथ होते थे, मशीन रखी होती थी, लोग जाते थे, फोन कॉल्स करते थे और बातें करते थे अपने परिजनों से। आज की सूरत में क्या है, आप देखिए आपके हाथ में मोबाइल है, यू कैन डायल ए 10 डिजिट नंबर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट एनी पर्सन एनी टाइम एनीवेयर। आज देखिए आज क्या हो गया, आज टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई। आज में बूथ की जरूरत नहीं है, बूथ ही हमारे हाथ में है। आईएसडी, आईएसडी भी हमारे हाथ में। फैक्स, पहले फैक्स होता था बेटे, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फॉर अवे जेरोक्स। ये जो फैक्स है, पहले जैसे हमें मार्कशीट भेजना होता था किसी को हार्ड कॉपी, भैया भेज रहे हैं तो हम फैक्स की दुकान पे जाते थे, भाई एसटीडी की दुकान पर, उसके पास फैक्स मशीन होती थी, नंबर डायल करते थे, फैक्स की कॉपी लगाते थे, दूसरे एंड पर फैक्स अपीयर हो जाता था। आज देयर इज नो नीड ऑफ फैक्स, आज फैक्स की नीड नहीं है। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, सीधा उसको स्कैन किया और ईमेल कर दिया, तुरंत फटाफट मेल कर दिया, 1 सेकंड में पहुंच गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, विद द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मात्र कॉस्टिंग लगी। आज कितना सस्ता है चीजें। सेलुलर फोन जो आपके हाथों में है, जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स के नॉलेज से देखो हमें हमारा कितना नॉलेज वाइड चल रहा है। एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, पेजर, सेलुलर फोन। अच्छा ये पेजर क्या था, पेजर में भूल गया बीच में। पेजर एक छोटी सी डिवाइस होती थी, बहुत छोटी डिवाइस होती है, वो कमर के बेल्ट में लगाई जाती थी। तो पहले क्या होता था, जो एसएमएस आते थे, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, छोटे छोटे मैसेज, वो पेजर पे डिस्प्ले होते थे। पेजर का जमाना जब मैं पढ़ता था तब था, जब मैं बच्चा था, आई थिंक सो 2000 के लिए की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय पेजर का थोड़ा सा चलन था, लेकिन पेजर धीरे धीरे गायब हो गया। पेजर की जगह ऐसा रिप्लेस हुआ, मोबाइल के आते ही पेजर गोल, क्योंकि एसएमएस सर्विस फोन पर ही आ गई थी बहुत जल्द से, तो इसका कोई महत्व तो नहीं रह गया था। एंड यूज ऑफ रॉकेट्स, यूज ऑफ यूजेस ऑफ रॉकेट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर। हम बहुत रॉकेट्स कैसे यूज करेंगे, हम उसके बारे में बेटे स्टडी कर सकते हैं। और हमारे नेचर में जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं, हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज हमारा 3rd पॉइंट है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, एंड दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर। ये आज हमारे लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, और कल यानी कि सैटरडे को इस चैप्टर का बेटा लास्ट पॉइंट होगा, यानी कि दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आइए तो जरा हम इन छोटी छोटी जो 4-5 बातें हैं, इनको जरा सीख लेते हैं फटाफट। ये फॉर्मुलेशन है बेटे, आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है। ये चीजें थोड़ा सा समझ में कम आएंगी, क्योंकि ये जो भी चीजें आपके सामने चल रही हैं, ये थोड़ा सा वाइड है, और 5th यूनिट के बाद आएंगे, यानी कि +1 का आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुरुआत होगी। तो पहला जो फोर्स है, द फर्स्ट फोर्स, यानी कि द फॉलोइंग 4 फंडामेंटल फोर्सेस which govern the macroscopic as well as the microscopic world। ये 4 फोर्सेस हैं जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों को गवर्न करते हैं, जिसमें पहला हमारा बेटा फोर्स आता है, सबसे छोटा फोर्स, स्मॉलेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। The gravitational force is the force of mutual attraction between two objects by virtue of their masses। यानी कि जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में फोर्स लगना, पृथ्वी चंद्रमा के बीच में फोर्सेस का लगना,
ये हेवनली बॉडीज हैं, तो इनके मासेस के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने माना अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो हेवनली बॉडीज हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बाय पार्टिकल, सपोज एक बॉडी है मास m1 है पार्टिकल, दूसरा बॉडी है या पार्टिकल है मास m2 है, एंड दे आर डिस्टेंस अपार्ट, देन by using Newton's law of gravitation you can find out F equal to G. G is the gravitational constant m1 m2 upon r square, and here G is said to be universal constant of gravitation, and its value is always memorize 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton meter square upon kilogram square. ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ फीचर हैं. सम इंपॉर्टेंट फीचर्स आर GF exists between microscopic as well as macroscopic object irrespective of their shape and size, separated and entering medium. It means जो gravitational force होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, उसके शेप पर, उसकी साइज पर, या जो मीडियम है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता किस मीडियम में लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मास और उनके बीच की डिस्टेंस. यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला. These are weakest forces in nature. ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया. They operated over a long distance when bodies are massive. ये लॉन्ग डिस्टेंस पे वर्कआउट करते हैं अगर वस्तु में मास ज़्यादा है, जैसे अर्थ है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अर्थ मून के बीच में, यानी जो भी हेवनली बॉडीज उनके बीच वर्कआउट करता है. GF इज कंजर्वेटिव फोर्स. ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षित होता है. सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्या होता है? The weak nuclear forces are in the forces of interacting between elementary particles for short time. ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं बेसिकली ये बहुत ही छोटे समय के लिए ये फोर्स वर्कआउट करता है एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में. सम इम्पोर्टेंट फीचर्स आर, ये जो इम्पोर्टेंट फीचर हुए है, द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर 10 raised power 25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन GF. ग्रेविटेशनल फोर्स से जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर वर्कआउट करता है, वो 10 raised power 25 टाइम्स लॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है. The weakest nuclear forces exist between leptons and meson kinds of elementary particle. ये जो elementary particle होते हैं उनके प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, जो कि युकावा ने एक थ्योरी दी थी, वो आप पढ़ेंगे समय आने पर. उसके ये पार्टिकल है, पार्टिकल के नाम आप ध्यान से सुनने. लेप्टॉन्स, मेसॉन भी कई प्रकार के होते हैं, वो समय आने पर डिस्कस होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ये 12वीं क्लास में आपको पहले चैप्टर में ही मिलेगा. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर फोर्सेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल. ये बेटा चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं. एंड द फॉर्मूला इज F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. And here value of 1/4 pi epsilon naught is a constant K. Its value is 9 into 10 raised power 9 Newton meter square upon coulomb square. And value of epsilon, here epsilon is said to be absolute permittivity in free space, and its value is 8.85 into 10 raised power minus 12 coulomb square upon Newton per meter square, Newton meter square minus 2. Some important features are, इसके important features क्या हैं? These forces may be attractive or repulsive. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. They obey Coulomb's law and universal square law. Electrostatic force 10 raised power 36 times stronger than GF. ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 raised power 36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है. एंड दे आर कंजर्वेटिव फोर्स. ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है. और आज का अंतिम फोर्स है बेटे, दैट वन इज और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. ये काफी पावरफुल फोर्स है, सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स यही है. द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस. वो फोर्स है जो किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखता है. आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चक्कर मारता रहता है, घूमता रहता है, मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है. तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस होते हैं, उस फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. एंड न्यूक्लियर फोर्सेस हैव द शॉर्टेस्ट रेंज अप टू 10⁻⁻14 मीटर. इसकी रेंज बहुत कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं
और न्यूक्लियस की साइज ही 1 फर्मी होती है, आपने सुना होगा, जाना होगा, 10⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन न्यूक्लियंस। न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो किसी भी प्रकार के चार्ज पर निर्भर नहीं करता। दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। एंड द फील्ड पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज पाई मेसॉन। इसको फील्ड पार्टिकल बेटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि वास्तव में न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, फिर न्यूट्रॉन, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता था। प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, ये प्रोसेस चलता रहता है बाय एक्सचेंजिंग ऑफ पाई मेसॉन। पाई मेसॉन का एक्सचेंज होता है। थोड़ा बड़ी बातें हैं, अभी आपके कम समझ में आ रही होगी, बट कोशिश करें थोड़ा सा, मेन फीचर है, थोड़ा सा मेमोराइज रखें क्योंकि हिस्ट्री है एक प्रकार से। इस प्रकार से अभी जो हमने चारों फोर्सेस पढ़े वो फोर्सेस थे Fg, Fw, Fe एंड Fm। ये क्या था? एक था G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, W स्टैंड फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, N स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो मैंने आपको बोला था कि Fg को अगर हम यूनिट ले लें, क्योंकि सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा साइंस में एक ही होता है और सबसे बड़ा भी एक ही होता है, 1 पर ही सारा कुछ चलता है हमारा। तो the relations between Fg, Fw, Fe and Fn is 1:10⁻25, 1:10⁻36 and 1:10⁻38। यानी कि ये जो हमारा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। तो ये आज का टॉपिक था और कल जो हम बात करेंगे वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा। जैसा कि कल मैंने बोला था आपको, कल ये हमारा जो है बेसिकली लास्ट ही होगा और कल ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज का जो टास्क है वो सिंपली बेटा इसे रिवाइज करना है और पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और रिवाइज करना है। अब जो बच्चे हैं वो जरा माइक खोलिए सभी बच्चे और बताइए क्या यहाँ से के ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं थी? प्रॉपर स्क्रीन की व्यूइंग थी? यस सर। हाँ बेटा, बाकी लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे, बट सभी को समझ में आया है ना? यस सर। हाँ बेटा देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई घर में पढ़ते तो कितना आता आप समझदार हैं, लेकिन हमने काफी हद तक समझने का प्रयास करा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है बेटे, ओके रखते हैं सर हाँ बेटा। सर जो हमारे पास बुक है बोलो वो सर। ही ले फिर नहीं लाए? 1 मिनट बेटा, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, उसके बाद बात करते हैं।